दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मचान पर 49 दिन। तो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग एक मचान पे रहने गए थे। 12 दिन के लिए प्रॉमिस कर गए थे पंडित हरी शर्मा को, लेकिन क्योंकि इनके साथी आनंद को बुखार आ गया था तो 15 दिन बाद लौट पाए थे। इन बिटवीन उन्होंने, क्योंकि ये 12 दिन में नहीं आए थे, तो मुक्ता अपने दरबान, आश्रम के दरबान थे प्रभु सिंह और पंडित शिव शर्मा को लेके आ गई थी इनको ढूंढने। साथ में बंदूक वगैरह भी थी, ढूंढ लिया था। तब तक इनके साथी एक हिरण का बच्चा ले आए थे जो कि अपनी माँ से बिछड़ गया था, और उसकी जान बचाने के लिए इन्होंने प्लान किया था कि मुक्ता के पास छोड़ देंगे आश्रम में, तो दोनों खुश हो जाएंगे। अब उसके बाद ये आश्रम आए। अब आगे की कहानी। अब ये आश्रम आए तो देखा कि 15 दिन में थोड़ा थोड़ा सा पेड़ पौधों में चेंजेस आ गए हैं, पत्तियों के कलर में। ठंड कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो पंडित हरि शर्मा है वो आश्रम के दरवाजे पे धूप सेकने के लिए बैठते हैं। कभी इनको भी साथ बिठाते हैं, इनके यात्रा के संस्मरण सुनते हैं। कभी कभी मुक्ता भी आके बैठ जाती है। लेकिन जब इन्होंने देखा तो वो घायल शिकारी नहीं दिखा। तो इन्होंने पूछा, भाई घायल शिकारी कहाँ गया? तो मुक्ता बोली कि उसे हरिद्वार के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो ये बोले, क्या चक्कर है? जब मैं बोल रहा था एडमिट करा दो, तब तो मुक्ता ने कहा था कि हम सेवा करेंगे, जरूर कुछ सीरियस हो गया था, क्या मैटर हुआ? तो इन्होंने पूछा, क्या उसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्यों वहां पे भेज दिया? मुक्ता बोली, उसकी नजरें ठीक नहीं थी, लेकिन बोले कि जाते टाइम पे अपनी 2 चीजें यहाँ छोड़ गया है तो शायद वो वापस लेने आएगा। एक तो अपना घोड़ा, घोड़े के लिए वो बोला कि जब वो हरिद्वार से आएगा हॉस्पिटल से तो ले जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कहाँ रखेगा घोड़े को। और बोले उसकी 2 पिस्तौलें हैं, वो तो मैंने ही गायब कर दी थी, क्योंकि हालांकि उसको डाउट है मेरे ऊपर कि मैंने रख ली, लेकिन उसको एक बात ये लग रही है कि जब वो गिरा था वहां पे सुअर के पास में, तब वहीं छूट गई होंगी। लेकिन मैंने इसलिए गायब कर दी थी कि मुझे लग रहा था कि अगर ये बंदूकें उसके पास में रहेंगी तो यहाँ जरूर कोई ना कोई घटना घट जाएगी। अब इन्होंने पूछा कि पिस्तौलें कितनी हैं, तो वो बोली 2। तो इनको उस डाकू की याद आ गई जो इन्होंने सबसे पहले कैंप में जब तीर चला के 2 आदमी घायल किए थे, तो वहां इनको 2 पिस्तौलें नहीं मिली थी। इनके डाकुओं ने बताया था कि साहब अपने पास ही रखते हैं 2 पिस्तौलें, और घोड़े पे ही गए। तो इनको लगा कहीं ये वो डाकुओं का सरदार तो नहीं है। फिर उन्होंने सोचा है कि 2 पिस्तौलें तो बहुत सारे लोग रखते हैं। अब मुक्ता ने वो 2 पिस्तौलें इनको दे दी, साथ में 10 जिंदा कारतूस भी थे। तो इनके मन में भी थॉट आया कि हो सकता है कि यहाँ कोई अप्रिय दुर्घटना हो जाती, जो कि मुक्ता ने ताड़ लिया था। तो एक दिन इन्होंने मुक्ता से बोला कि तुम बोल रही थी कि पास में एक पांडुवाला करके जगह है जहाँ पे पुराने खंडहर है, तो चलो वो देख के आते हैं। तो मुक्ता बड़ी खुश हो गई। तो सुबह सुबह के लिए चलने के लिए उसने तैयारी कर ली। जब ये चले सुबह तो देखा साथ में 2 बैलगाड़ियां भी चल रही है। तो उन्होंने कहा, इतना सामान लेके क्यों चल रही हो, हम तो शाम को ही वापस आ जाएंगे। तो बोले, शाम को वापस नहीं आ पाएंगे, 5 मील दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, और वो भी वो गाड़ीवान है इसलिए वो ढूंढ लेगा, हम होते तो ढूंढ भी नहीं पाते रास्ता। अब इन्होंने देखा कि सही में रास्ता बहुत मुश्किल था। जब वहां पहुंचे तो बहुत ज्यादा खंडहर और सामान नहीं मिल रहा था, क्योंकि जितने खंडहर के बाद जो सामान थे, पुराने मंदिरों के अवशेष वगैरह, वो सब पत्तों में ढके हुए थे। यहाँ बहुत सारे लोगों ने ढूंढने की कोशिश की थी, या तो पुरातत्व विभाग वाले होंगे और या फिर खजाना ढूंढने वाले होंगे। अब जब इन्होंने जगह को देखा तो इनको लगा यहाँ पे कभी टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे कभी यहाँ पे एक बस्ती रही होगी, लोग रहते रहे होंगे। और मंदिर भी जो था बड़ा ही आलीशान मंदिर रहा होगा, क्योंकि जो उसके ऊपर का जो वो होता है, गोल घेरा होता है टॉप पे लगाने वाला, जिसके ऊपर वो कलश रखा जाता है, तो वो ही 15 मन का था। 1 मन का मतलब करीब 40 किलो होता है, तो 15 मन का मतलब समझ लीजिए 600 किलो। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही लाल ढांग का मंदिर है, और वहां पे जो मूर्ति है वो मूर्ति यहीं से ले जाई गई है। और इनको देख के लगा कि बीच में से जो पहाड़ी नाला जा रहा है यहाँ से, सूखा हुआ, किसी टाइम पे ये स्ट्रीम रही होगी जिसमें अच्छा खासा पानी बहता होगा, और उस पानी से ही यहाँ की बस्ती को पानी मिलता रहा होगा। समय के साथ धीरे धीरे पानी कम होता गया या सूख गया, और बस्ती भी उजड़ गई। अब यहाँ पे देखा तो वो नाले में पानी का नामो निशान नहीं था। कई सालों से उसमें पानी की बूंद भी नहीं चली थी। इसीलिए मुक्ता अपने साथ 10-15 मन पानी लाई थी, बड़े बड़े बर्तनों में, बैलगाड़ी में। तो बोले उसने समझदारी का काम किया, वरना यहाँ 4 घंटे भी रह नहीं सकते थे बिना पानी के। बैलगाड़ी में साथ में बहुत सारी खाट, ऑयल क्लॉथ, हारमोनियम, बिस्तर, दरी, टेंट, इस तरह के सामान भी बैलगाड़ी में लाए थे लोग। और इन्होंने छिपा के मुक्ता का तीर कमान भी रख दिया था, क्योंकि छिपा के इसलिए रखा था कि मुक्ता को अपना कोई भी कौशल प्रदर्शित करना, यानी कोई भी अपनी आर्ट दिखाना पसंद नहीं था।
वो ऐसी, इन्होंने लिखा है कि वो ऐसी पक्षी थी जो कि पेड़ के पत्तों की ओट में रह के गाना पसंद करती थी। दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखा के कोई भी कला दिखाना उसे पसंद नहीं था। अब जब उसकी निगाह पड़ी धनुष पे तो बोली कि धनुष क्यों लेके आए आप, हमें कोई शिकार तो खेलना नहीं है। तो ये बोले शिकार नहीं खेलेंगे लेकिन निशाना लगाना, लक्ष्य भेद तो खेलेंगे। अब जो सामान लेके मुक्ता आई थी ये समझ गए थे एक दिन रुकने के हिसाब से नहीं आई है, 2-3 दिन रुकने के प्लान से आई है, क्योंकि इतना सारा खाने पीने का सामान था कि वो 2-3 दिन में भी खत्म ना होता। अब एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे गाड़ियां रोक दी, बैलों को खोल के बांध दिया गया। इतनी जगह थी वहां पे कि वहीं पे 2 टेंट लगा दिए, एक मुक्ता के लिए, एक सामान रखने के लिए। लेकिन ये टेंट लगाए गए थे केवल दिन में आराम करने के लिए, रात तो मचान पर ही गुजरनी थी। और सामान भी ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि अगर सामान नीचे छोड़ देते तो हाथी या डियर एक रात में ही पूरा चढ़ कर जाते। और चारपाई भी इसलिए लाए थे कि चारपाई से मचान बहुत जल्दी बन जाता है। अब बोले सर्दी के दिन थे तो सांपों की इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन कई बार वो क्या होता है, जो पेड़ के कोटर होते हैं, छोटे छोटे से छेद बने होते हैं, उनमें सूखे पत्तों के नीचे छुप के पड़े होते हैं और कई बार रात में प्रॉब्लम कर देते हैं, सर्दियों में भी। तो अब इनको घूम फिर कर 3 पेड़ ऐसे मिल गए जिन पर मचान बांधा जा सकता था, एक शिवनाग, एक जामुन और एक था पलाश। सबसे पहले शिवनाग के पेड़ पे चारपाई को बांध दिया, उसके चारों पाए डाल पे बांध दिए, उस पर चारों तरफ बांस खड़े किए और उसके ऊपर भी छत सी बना दी और उस पर ऑयल क्लॉथ डाल दिया, तो वो बन गई छत। ये था मुक्ता का मचान। उसी खाट के सिरहाने के पास में एक डाल थी, उसमें 2-3 कीले गाड़ दी, उसमें पानी की छागल, धनुष, टॉर्च ये सब टांग दिया गया। चढ़ने उतरने के लिए एक सीढ़ी भी लगा दी। और मुक्ता को अकेलापन ना लगे इसलिए उसकी खाट से 4 गज की दूरी पर उसी पेड़ पर एक दूसरी खाट बांधी गई जिस पर श्रीनिधि और शेखर को बैठना था। और बाकी की जो 4 खाट थी वो जामुन और पलाश के पेड़ पे बांधी गई, जिस पर विपिन, श्याम, शिशिर, कुमार, आनंद और गाड़ीवान इन लोगों को बैठना था या बारी बारी से सोना था। अब एक बांस का मचान और बनाया गया सामान के लिए, उसमें एक रस्सी बांधी गई ताकि सामान को खींच के ऊपर चढ़ाया जा सके। बैलों के भी चारों तरफ ऊंची बाड़ लगा दी ताकि कोई जंगली जानवर उन्हें परेशान ना कर सके। जितना पानी था इन्होंने बैलगाड़ी पे ही छोड़ दिया, लेकिन ढक्कन ढक दिए गए और कांटे रख दिए गए ताकि कोई डियर या हाथी पानी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब वीर सिंह ने जब बताया मुक्ता को कि मचान बन चुका है तो वो अपने तंबू से बाहर आई, फिर इन लोगों से बोली कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी कुछ मदद कर देती। तो इन्होंने कहा तुम मदद कर सकती थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तो बोले बताइए मुझे क्या करना है। बोल रही वो जो तुम मचान देख रही हो वो तुम्हारा मचान है। तो वो सीढ़ी से जैसे ही ऊपर चढ़ने लगी इन्होंने उसका एक फोटो खींच लिया। छुप के इसलिए खींचा कि वो फोटो खिंचवाती नहीं थी। अब इन्होंने बैठ के एक बार ट्राई कर लिया, फिर नीचे आ गए, फिर नीचे इनके चाय वगैरह का इंतजाम हुआ। मुक्ता ने खाने पीने का सामान निकाल लिया और मिठाई वगैरह, फिर इन्होंने चाय पी और मुक्ता ने सबको खिला खिला के सारी मिठाई खत्म कर दी। अब क्योंकि सूरज डूबने में टाइम था तो ये लोग घूमने निकल चले और उसके बाद कविता पाठ वगैरह करते रहे। रास्ते में इन्होंने जंगली बेर खाए और मकुइयाँ जो मीठी मीठी होती हैं वो खाई। अब आगे जाने पर धीरे धीरे सन्नाटा सा फील होने लगा, पक्षियों की आवाज़ भी कम आ रही थी। दूर से एक हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी, मानो कि उसको मालूम चल गया हो कि ये लोग यहाँ आ गए हैं और अपने ग्रुप को बोल रहा है कि भाई अलर्ट रहना, आदमी आ गए हैं। आगे इनको 2 नील गाय मिली, एक मेल और एक फीमेल, शायद उनका मेटिंग पीरियड चल रहा था। शाम ने उनको देख के टॉन्ट मारा कि भैया तुम दोनों मैरिड लाइफ तो बिता रहे हो, लेकिन ध्यान रखना शेर आ जाएगा ना तो ये मैरिड लाइफ टूट जाएगी। लेकिन उनको क्या समझ में आना था और उन्होंने क्यों सुनना था, वो अपना एक दूसरे में खोए हुए दोनों नील गाय आगे बढ़ गए। अब इन्होंने अपना फ्रेश वगैरह हुए, फिर बैठ गए, सब गाना गाते रहे। मुक्ता ने भी गाना गाया। अब सुबह इनकी जब नींद खुली देखा कि जो मुक्ता के दोनों सेवक हैं वो हाथ में भाले लेके टहल रहे हैं और मुक्ता अपने टेंट से स्नान के बाद बाहर आ रही है और इनको देख के बोली कि जल्दी तैयार हो जाइए, हमें घूमने चलना है। तो इन्होंने कहा चलना कहाँ है। वो बोली रात भर एक तेंदुआ बोल रहा था उस साइड, उस तरफ उसको देखने चलेंगे। तो इन्होंने कहा तुम भी चलोगी। तो बोली रक्षा कवच के रहते मुझे क्या दिक्कत है। तो बोले कहाँ है रक्षा कवच। बोले जो मुझसे बात कर रहा है वही तो है। अब इन्होंने बोला तुम चल तो रही हो मुक्ता, लेकिन अलर्ट रहना, क्योंकि जो तेंदुआ बोल रहा था रात भर वो बिना मतलब के नहीं बोल रहा था। या तो अगर मेल है तो अपनी मेट की तलाश में बोल रहा था, फीमेल है तो क्या पता अपने बच्चों की तलाश में बोल रही हो, और बच्चों के साथ तेंदुआ बड़ा खतरनाक होता है, तो बहुत अलर्ट रहना। अब एक पहाड़ी नाला दिखा, उसमें वैसे तो सूखा था, रेत थी, लेकिन कहीं कहीं गड्ढों में पानी था। मुक्ता और अपने बाकी साथियों को उन्होंने एक जगह खड़ा कर दिया। ये अकेले देखने गए। थोड़ा ढूंढने के बाद इनको पग मार्क मिल गए लेपर्ड के, और जब ध्यान से देखा तो वो फीमेल के ही थे।
जब ये पूरा सेटिस्फाई हो गए देख के तो इन्होंने अपने साथियों को बुलाया कि आओ देखो लेपर्ड के पग मार्क। अब ये पग मार्क जिस तरफ जा रहे थे उस तरफ धीरे धीरे संभाल संभाल के चलते रहे। थोड़ी देर बाद आगे वो निशान मिट गए, मिल नहीं रहे थे। थोड़ा आगे ये अंदाजे से चले तो देखा कि छोटी छोटी पत्थर की गुफाएं बनी हुई ऊपर, तो वहां भी दोबारा पग मार्क मिले। तो इन्होंने क्योंकि आहट नहीं की थी तो तेंदुए को मालूम नहीं चला और धीरे धीरे बैकआउट कर गए, वहां से पीछे आ गए। थोड़ी दूर पर भ्यूल का एक पेड़ था। भ्यूल दोस्तों वो होता है जो उत्तराखंड में बहुत उसके लकड़ियों से रस्सी बनाई जाती है। मैंने अपने कई वीडियो में दिखाया है, हमारे रिजॉर्ट के आसपास बहुत सारे लोग बनाते हैं। बाद में वो रस्सियां जानवर वगैरह बांधने के काम में आती है, अच्छी मजबूत रस्सी होती है। वो भ्यूल का पेड़ था। ये लोग अपने साथ एक सीढ़ी लाए थे। आनंद ऊपर चढ़ गया और कैनवास की एक मचान बांधी और इन लोगों ने मुक्ता को उस पर बिठा दिया ताकि वो सेफ रहे। अब इनका प्लान बना कि तेंदुआ के जो बच्चे हैं उनको पकड़ लिया जाए। अब उनको पकड़ने के दो ही तरीके थे, या तो तेंदुआ को मारा जाए, फीमेल तेंदुआ को, और या फिर उसका ध्यान भटका के कहीं और ले जाया जाए। दोनों ही तरीके बड़े मुश्किल थे। तो पहला तरीका तो उन्होंने खत्म कर दिया कि भाई इसको जान क्यों लेनी, उसको मारना क्यों। पकड़ने का तरीका यह था कि कुमार जो था वो लेपर्ड की बिल्कुल आवाज निकाल लेता था। तो इन्होंने प्लान किया कि मेल लेपर्ड की आवाज निकाली जाए, फीमेल उसकी तरफ जाएगी, इधर से बच्चे गायब कर देंगे। अब थोड़ी दूरी पर एक नीम का पेड़ था, तो कुमार वहां बैठ गया, पिस्टल साथ में रख ली उसने, और ये लोग भ्यूल के पेड़ पे बैठ गए छुप के। अब इंतजार था कि कुमार आवाज निकालेगा और जैसे ही लेपर्ड निकल के दूर जाएगी, ये जाके अगर गुफा के अंदर बच्चे हुए तो बच्चे चुरा लेते। अब इधर से आवाज आने लगी लेपर्ड के बोलने की, जो हा हा ऐसे जो आवाज बोलता है, लेकिन गुफा से कोई जवाब नहीं आ रहा था। और बहुत आवाज निकालने के बाद भी वो बाहर नहीं निकली। तो इनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अभी बच्चे हैं इसलिए मेल की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन करीब 15 आवाज के बाद जब 16वीं आवाज निकाली तो हलचल हुई। गुफा के पास की झाड़ी से एक सिर निकला और फिर देखा तो वो बिल्कुल जवान मादा तेंदुआ थी, जो कि अच्छी खासी स्ट्रांग लग रही थी, मतलब उसकी मसल्स वगैरह फुल्ली एक्टिव थी और पूरी ताकतवर तेंदुआ थी वो। अब वो इनके पेड़ की तरफ ही देख रही थी। तो इन लोगों को लग रहा था कि शायद उसको आभास हो गया है कि इस पेड़ पे कोई बैठा है। लेकिन इनको मालूम था कि धूप की दिन की रोशनी में, और धूप जब अच्छी तेज होती है तो तेंदुआ यानी लेपर्ड यानी बघेरा, जो उत्तराखंड की लैंग्वेज में बघेरा बोलते हैं, वो अच्छे से नहीं देख पाता। तो इनको ये पता था अगर ये खांसेंगे नहीं या कोई आहट नहीं करेंगे तो भले ही उसको डाउट है, वो डाउट ही रह जाएगा, डाउट क्लियर नहीं होगा उसका, वो कभी कंफर्म नहीं कर पाएगी हम यहाँ बैठे हैं। तो इन्होंने कोई आहट नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने इस पेड़ की तरफ देखना बंद कर दिया और कुमार की आवाज का रिप्लाई देने लगी। अब जंगल में दोनों तरफ से लेपर्ड की आवाजें गूंज रही थी। अब वो डबल माइंडेड हो रही थी। वो मेल के पास भी जाना चाहती थी लेकिन अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो गुफा के दरवाजे पे खड़े होकर ही मेल की आवाज का रिप्लाई दे रही थी। इतनी देर में एक बच्चा बाहर आ गया तो ये खींच गई। गुस्से में उसने मुंह से धक्का मारा कि बच्चा दीवार में टकराया और की करके अंदर भाग गया। अब वो आगे चल पड़ी। तो बच्चों को उसने सोचा कि छोड़ दिया, वो सेफ हैं। अब चलती जा रही थी, आवाज भी निकाल रही थी जिधर कुमार आवाज निकाल रहा था। मुड़ मुड़ के अपने बच्चों की गुफा की तरफ भी देख लेती थी। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे गई, ये मुक्ता के पास शिशिर और आनंद को छोड़ के धीरे से उतरे। अब दो लोग गेट पे खड़े हो गए रखवाली के लिए। ये जल्दी से अंदर गए, अपना कोट उतारा, बच्चे की चमकती हुई आंखें दिख रही थी, उस पर कोट फेंक दिया और उसे दबोच लिया, कोट के अंदर उठा के ले आए। अब ये सीढ़ी से मचान पे चढ़ गए। बच्चा कोट के अंदर बार बार झटके दे रहा था, लग रहा था कि छूट जाएगा। उसके दबा के बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि उसकी आवाज भी ना निकले। लेकिन उस फीमेल लेपर्ड को पता नहीं कहां से सिक्स सेंस हो गया कि उसका बच्चा खतरे में है। वो आधे रास्ते से लौट के आई और जब उसने गुफा में नहीं पाया अपने बच्चे को तो बहुत जोर जोर से गुस्से में दहाड़ने लगी। अब वो उस तरह से गुस्से में और थोड़ा दुख के साथ दहाड़ रही थी जैसा कि किसी औरत का बच्चा मेले में खो गया और वो रो रो के उसको बुला रही हो। और माँ की आवाज सुनकर यह भी बहुत छटपटा रहा था बच्चा। तो इनको लगा ज्यादा देर तक ये संभाल नहीं पाएंगे उसको। अब उधर से कुमार ने दोबारा बोला तो पता नहीं क्यों बच्चे की आवाज निकाल दी उसने। तो ये फीमेल को लगा कि लगता है उसके पीछे पीछे बच्चा वहां चला गया और उस साइड ही है। तो वो तेजी के साथ उस तरफ भागी। तो जैसे ही वो उधर गई तो इनके साथियों ने बोला कि आप मुक्ता को लेके भाग जाओ और बच्चे को लेके। तो इन्होंने कहा तुम लोग? बोले हम तो अपने आप को संभाल लेंगे क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी खराब है कि वो पेड़ पे भी चढ़ सकती है। तो इन्होंने मुक्ता से बोला जल्दी से नीचे उतरो। मुक्ता नीचे उतरी और ये उसको लेके नाले में आ गए। अब जब नीचे उतर आए तो उनको लग रहा था कि फीमेल लेपर्ड इनका ही पीछा ना करे, और नाले में रेत थी तो तेज तेज भाग नहीं पा रहे थे।
नाले के ऊपर चढ़े, काफी थक गए थे। अब इन्होंने कहा कि लेपर्ड के डर से कहीं जान ना निकल जाए भाग भाग के, तो इन्होंने कहा रुक जाते हैं, आराम से चलते हैं, जब आएगी तब देखा जाएगा। अब आगे इनको एक जगह थोड़ा पानी मिला, तो वहां बैठ के इन्होंने पानी पिया और बच्चे को दबा के चल रहे थे क्योंकि वो बीच बीच में की करता था और इनको डर था कि उसकी आवाज अगर उसकी माँ के कान तक पहुंच गई तो बहुत बुरा हाल होगा। अब ऐसा ही हुआ, लगता है माँ के कान पे बच्चे की आवाज पहुंच गई थी और बहुत जोर से लेपर्ड की दहाड़ सुनाई दी, तो इनको लगा कि इसी तरफ लेपर्ड आ रही है। और पास से लेपर्ड की आवाज आई, तो वहां पास में गड्ढा था, करीब 3 फीट गहरा था, 4 फुट चौड़ा। तो जल्दी से मुक्ता के साथ उसमें बैठ गए और आसपास के सारे पत्ते अपने ऊपर ढक लिए। कंडीशन ऐसी थी कि अगर ये हिले डुले ना तो लेपर्ड को भी नहीं मालूम चलता कि इसके नीचे कोई है। अब धीरे 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 लेपर्ड के चलने की आहट आने लगी पत्तों के ऊपर, और धीरे धीरे उस गड्ढे के ऊपर ही लेपर्ड खड़ी हो गई, इतनी कि उसके बॉडी से जो निकलती है मरे जानवर की बदबू वो बहुत तेजी से आ रही थी, और वो जब मुंह लगा के सूंघने की कोशिश कर रही थी तो उसकी बदबूदार सांस को भी ये फील कर पा रहे। इन्होंने पिस्टल निकाल ली और उसकी नली हल्की सी बाहर निकाल ली। हालांकि इनको पता था कि पिस्टल से लेपर्ड नहीं मरते, लेकिन क्योंकि वो इतना नजदीक थी कि अगर ये गोली मारते तो 1 या 2 गोली में ऑन द स्पॉट लेपर्ड मर जाती। लेकिन इन्होंने गोली मारी नहीं। ये सब बोल रहे थे कि जब तक वो ढूंढ ना ले मुझे तब तक इसको गोली मारना ठीक नहीं है, क्या पता वो ना ढूंढ पाए, वापस चली जाए, वो अपनी जिंदगी गुजारे। और ऐसा ही हुआ, वो नहीं ढूंढ पाई। हालांकि बोल रहे हैं कि जो भी शिकारी होंगे मेरी इस बात को सुन के हंसेंगे कि जब लेपर्ड सामने था तो गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन बाद में बोलते हैं कि मैंने सही किया, उसको नहीं मारा क्योंकि वो हमें नहीं ढूंढ पाई और वो वापस लौट गई। अब ये बोलते हैं मैं हाथी के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन सांप, शेर और तेंदुआ, इनके सामने अगर आदमी बिना हिले डुले बिल्कुल निर्जीव की तरह खड़ा रहे तो ये अटैक नहीं करते, क्योंकि इनके सूंघने की शक्ति बहुत कम होती है, तो ये हलचल से ही उसका आइडिया लगा पाते हैं। लेकिन जब ये बाहर निकले और उन्होंने पग मार्क देखे तो इनको लगा कि ये फीमेल नहीं है, ये मेल तेंदुआ है, ये कोई दूसरा तेंदुआ था। अच्छा, जब ये बच्चे को लेके बैठे थे तो इनको लगा कि जितनी देर तक वो तेंदुआ सूंघ रहा था बच्चे ने एक बार भी आवाज नहीं निकाली थी। तो वो इसलिए नहीं निकाल रहा था कि उस बच्चे को मालूम था कि ये जो स्मेल है इसकी माँ की नहीं है, खतरे की है, तो बच्चा तो खुद डर के बैठा था। अब जो उन्होंने रात को कैंप लगाया था जो बरगद के पेड़ के नीचे, वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी इनसे, क्योंकि जो कल रात को ये टहलने निकले थे जहां पे बेर के पेड़ थे वो उनको दिख रहा था। तो तभी मुक्ता ने इनको इशारे से बोला कि वो झाड़ियों के पीछे देखो क्या है। 2-3 बार इन्होंने ध्यान से देखा तो वहां एक जानवर की लाश पड़ी है और पास में एक तेंदुआ सो रहा है। अब इनको नहीं पता था कि ये वही वाला तेंदुआ था जो अभी आया था कि कोई दूसरा था, लेकिन जब ध्यान से देखा दूरबीन लगा के तो वो लाश थी एक नीलगाय की। हो सकता है उन्हीं नीलगाय की हो जो कल रात को घूम रहे थे। अब तेंदुआ जो सो रहा था वो पैर ऊपर करके दांत खोल के सो रहा था, नीलगाय के पैर के साइड का हिस्सा खाया हुआ था, और वो तेंदुआ बहुत ही भयानक लग रहा था क्योंकि उसके खुले हुए दांत दिख रहे थे। लेकिन ये दबे पांव मुक्ता को लेके कैंप में वापस आ गए। अब इनको वीर सिंह ने देख लिया तो पास में आ गया, और जैसे इनके हाथ में तेंदुए का बच्चा देखा वो बोला बहन जी इसको कहाँ से ले आई? तो वो बोली बाद में बताऊंगी, एक जंजीर और इसको बांधने का इंतजाम करो। अब इन्होंने एक जंजीर और गले में पट्टा बांध के उसको एक खूंटे से बांध दिया। अब इनको लग रहा था कि ये इतनी देर से कोर्ट के अंदर था तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा, लेकिन जैसे ही निकाला वो गर गर करके पूरे झटके मारने लगा और ऐसा लग रहा था कि खूंटे को ही उखाड़ देगा या जंजीर को तोड़ देगा। श्याम ने बोला देखो निधि में कल बोल रहा था ना कि दोनों नीलगाय जो घूम रही हैं इनमें से कोई शिकार ना बन जाए, देखो उनमें से एक शिकार बन गई, वहां पड़ी है लाश। तो इन्होंने कहा कि पास में तेंदुआ भी तो सो रहा है। बोले तेंदुआ भी था, हमें तो नहीं दिखा। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि इनके कदमों की आहट से तेंदुआ भाग के कहीं छुप गया होगा, इसलिए इनको दिखा नहीं। अब इन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम उस फीमेल लेपर्ड से कैसे बचे? अब ये बोले कि हम तेजी के साथ उतरे थे जब कुमार ने वहां बुलाया था, उसके बाद हमने जल्दी से नाला क्रॉस किया और हमें लगा कि हम जीत गए, उसको नहीं पता चला। लेकिन हम देख रहे हैं सामने से लेपर्ड आ रही है, हमने कहा ये कैसा जादू है, अभी तो पीछे थी, आगे कैसे निकल गई? तो हम जल्दी से झाड़ियों में छुप गए और वो निकल गई, हमें नहीं देख पाई। अब इन्होंने बोला बताओ क्या जादू रहा होगा, क्योंकि ये तो जानते थे कि वो दूसरा लेपर्ड है जो इनको सूंघने आया था। तब इन्होंने बताया कि भाई वो दूसरा तेंदुआ था जिससे मैं और मुक्ता बचे। तो बोले कमाल है, यहाँ तो तेंदुओं की बाढ़ आ गई है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हमको 3 तेंदुए मिले, एक तो वो फीमेल, एक वो मेल, और जिसने नीलगाय मरी। अब ये लोग तेंदुए के बच्चे का जो उछल कूद थी वो देख रहे थे, और ये भी जैसे वो डियर का बच्चा था वैसे ही ये भी मुक्ता की संपत्ति है। लेकिन इनको डाउट था कि इसको पालतू बनाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि इनका मानना था कि एक बार शेर के बच्चे को यानी टाइगर के बच्चे को पालतू बनाया जा सकता है,
लेपर्ड के बच्चों में 100 बच्चों में से केवल एक को पालतू बनाया जा सकता है, क्योंकि इतना चालाक होता है कि ये किसी ना किसी तरह से निकल के भाग जाता है। विपिन जब पानी पिलाने गया तो उसने पानी तो नहीं पिया, विपिन पे अपने पंजे मार दिए तो उसकी पैंट फट गई। तो देख के शेखर जल्दी से गया, उसके ऊपर एक बोरी डाली और अपनी जो सर्जरी वाली कैंची थी उसके नाखून काट दिए। अब जब सुबह ये डेड बॉडी देखने गए उस नीलगाय की, देखा तो कौए गिद्ध वगैरह ऑलमोस्ट उसको साफ कर चुके थे। तो उन्होंने कहा देखो जीवन देखो, कल शाम को ये अपने जोड़े में घूम रहे थे, मेल फीमेल साथ में थे, हस्बैंड वाइफ की तरह जिंदगी बसा रहे थे। आज देखो एक दिन में ही इनकी लव स्टोरी खत्म हो गई, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से। अब ये वापस अपने कैंप की तरफ लौटने लगे तो देखा मुक्ता इनसे नजर छुपा के रुमाल से आंसू पोंछ रही है, क्योंकि उसको इतना दुख हो रहा था उस नीलगाय के मरने का। अब उसके बाद ये लोग उस गड्ढे की तरफ गए जहां पे ये लोग छुपे थे, जहां वो तेंदुए से बचे थे। देखा तो वहां पे जो पगमार्क थे और जहां इनको मिला था, दोनों जगह पगमार्क एक जैसे ही थे, तो वो मेल तेंदुआ ही था। अब आज इनका लास्ट दिन था उस कैंप में, तो मुक्ता ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बिल्कुल एक लेविश गाला डिनर। तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा बना रही है? बोले मेरे मन की मुराद पूरी हुई है इसलिए ये बना रही हूँ। अब उसने अपनी धनुर्विद्या भी बताई मुक्ता ने। उसने संतरे पे 4 तीर मारे, वो चारों के चारों संतरे पे ही लगे, एक 5वां बिल्कुल बगल से छूता हुआ निकला। अब इन्होंने वहां बहुत सारे फोटोग्राफ लिए, उसमें 1-2 मुक्ता के भी थे, हालांकि वो फोटो खिंचवाना चाहती नहीं थी, लेकिन इनके कहने पे मना भी नहीं कर पाई। तो दोस्तों इस तरह से ये वाला पार्ट एंड हुआ। अब कल होगा 12वां चैप्टर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।